नमस्ते दोस्तों। इंडिया फिर से अपनी गोल्डन एज में एंटर करने जा रहा है। 827 साल बाद भारत को उसकी सबसे पहली और इतिहास की अब तक की सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी वापस मिलने जा रही है, द एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि ना सिर्फ भारत की बाकी पूरे विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, जहां पर देश विदेश के बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ने आया करते थे। और इसी यूनिवर्सिटी की वजह से उस दौरान इंडिया को पूरे वर्ल्ड का एजुकेशन हब माना जाता था। और ये हम सभी इंडियंस के लिए एक बड़े गर्व की बात है कि आज उसी यूनिवर्सिटी को हाल ही में 19 जून को वापस इनॉग्रेट किया गया। नालंदा की पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। और इस न्यूज को पूरे देश भर में काफी मीडिया कवरेज मिली, लेकिन यहीं पे आता है एक मुख्य सवाल, क्या ये नई नालंदा यूनिवर्सिटी अपनी वही पुरानी ग्लोरी को हासिल कर सकती है? आज दुनिया तो काफी आगे निकल चुकी है, क्या आज के समय में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना केपेबल है या आगे हो पाएगा कि दुनिया भर के सारे स्टूडेंट्स पास की तरह वापस से इंडिया पढ़ने आएंगे? और क्या इससे हमारा भारत वापस पूरे विश्व भर का एजुकेशन हब वापस बन पाएगा? तो चलिए आज की इस वीडियो में इसी बारे में डिस्कस करते हैं। बट उसके पहले एक वियर्ड बात बताऊं, बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया, ये तो आखिर सबको पता है। बट ये बात ना बहुत ही कम लोग जानते हैं कि नालंदा जलाने से पहले खिलजी को एक बहुत ही जानलेवा बीमारी हो गई थी, एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज उसको पूरे विश्व भर में और कहीं नहीं मिला, बट सिर्फ और सिर्फ नालंदा यूनिवर्सिटी में ही मिला। यस, बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी में अपनी ट्रीटमेंट कराई और वो ठीक भी हो गया, लेकिन फिर ठीक होते ही आखिरकार उसने नालंदा यूनिवर्सिटी को क्यों जला दिया? आखिर नालंदा यूनिवर्सिटी ने खिलजी की कौन सी बीमारी को ठीक किया, कैसे किया, और उसके बाद भी खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को पूरा जला दिया? इसके पीछे काफी इंटरेस्टिंग और अननोन स्टोरी है। और वेट, इससे भी ज्यादा वियर्ड बात यह है कि आपने रिसेंटली एक्स पर #ब्राह्मण बर्न्ड नालंदा ये हैशटैग काफी देखे होंगे, जो नालंदा इनॉग्रेशन के दिन भी काफी ट्रेंड कर रहे थे। एक्चुअली कुछ लोगों का ऐसा दावा है कि खिलजी ने नहीं, खुद हिंदुओं ने ही नालंदा को जलाया था, वो भी इसीलिए कि वो एक बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थी। अब थोड़ा रिसर्च करने पर आपको क्वाइट शॉकिंगली इस स्टोरी को जस्टिफाई करने के लिए काफी सारे एविडेंस भी मिल जाएंगे। बट इज दिस रियली पॉसिबल? क्या हमें अभी तक इतिहास को गलत पढ़ाया गया? पूरी कहानी आखिरकार क्या थी? इस सबको समझने के लिए हमको वापस से इतिहास में ही जाना होगा और शुरुआत करनी होगी 427 सीई से, यानी वो समय जब नालंदा बन रहा था। ये दौर था गुप्ता एम्परर कुमार गुप्ता का। जब गुप्ता एम्पायर अपने पूरे पीक पे था, तब उन्होंने 427 सीई में राजगृह यानी प्रेजेंट डे राजगीर में एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई जहां पूरी दुनिया, स्पेशली चाइना, मंगोलिया, तिब्बत, कोरिया और बाकी ईस्ट एशियन कंट्रीज से स्टूडेंट्स पढ़ने आया करते थे। ऐसा बताया जाता है कि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले जो एंट्रेंस टेस्ट होता है ना, वो यहाँ के गेट कीपर्स लिया करते थे, जिनको दुनिया के अलग अलग भाषाओं का ज्ञान था, जिस वजह से वो स्टूडेंट से उन्हीं की भाषा में सवाल पूछा करते थे। और अगर स्टूडेंट्स ने सही जवाब दे दिया तो उनको यहाँ पर एंट्री मिलती थी। एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब आप खुद ही सोचो हमारा क्या ही लेवल था एजुकेशन का। उस दौर में यूनिवर्सिटी के गेट कीपर्स भी मल्टीलिंगुअल और इंटेलेक्चुअल हुआ करते थे। 670 एडी में इंडिया आए चाइनीज ट्रैवलर ईजिंग ने अपने बुक में ये बताया कि वो नालंदा यूनिवर्सिटी देखकर काफी शॉक हो गए थे कि उस समय दुनिया में नालंदा ही एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहां इन हाउस 10,000 बच्चे और 2,000 टीचर रहा करते थे और पढ़ाई करते थे। ऐसा भी बताया जाता है कि उस समय भारत की शिक्षा व्यवस्था इतनी बढ़िया हुआ करती थी कि हर 7 स्टूडेंट पे एक टीचर हुआ करता था और ये कंपलसरी था। और आज के टाइम में तो आपको पता ही है कि कॉलेजेस में एक टीचर 100 से 110 बच्चों के ऊपर होता है। नालंदा के इस कैंपस में 10 से 11 ग्रैंड क्लासरूम्स थे। एक क्लास कुछ ऐसा दिखता था, जिसके साइड में स्टूडेंट्स के रहने के लिए कुछ छोटे छोटे रूम्स हुआ करते थे और सेंटर में एक बड़ा सा हॉल या एक ऑडिटोरियम हुआ करता था जहां पढ़ाई या डिस्कशन जैसी एक्टिविटीज हुआ करती थी। उस समय के हिसाब से ये बड़ा ग्रैंड और विजनरी था। इस इतने बड़े यूनिवर्सिटी में साइंस, मेडिसिन से लेके फिलोसफी, लिटरेचर जैसे हर टाइप के सब्जेक्ट का नॉलेज दिया जाता। फिर एजुकेशन सिस्टम को किसी भी राजा के इन्फ्लुएंस से दूर रखा जाए, इसलिए स्पेसिफिकली वहां के आचार्यास आसपास के मिलने वाले 200 गांव के पैसे से ही पूरे के पूरे यूनिवर्सिटी का काम संभालते। मतलब एजुकेशन सिस्टम को पॉलिटिकल सिस्टम से दूर रखा गया और इसीलिए इस यूनिवर्सिटी के एल्यूमनाई यानी यहाँ से पढ़े हुए लोगों में काफी उम्दा नाम भी शामिल है। जैसे हम इंडियंस जो जीरो को क्लेम करते हैं, जिसके नाम पे हमने हमारे फर्स्ट सैटेलाइट का नाम भी रखा हुआ है, मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्टा जी। एंशिएंट
मेटलर्जिस्ट नागार्जुना और धामकीर्ति जैसे ग्रेट माइंड्स। इवन इंडिया से ही नहीं, फेमस चाइनीज ट्रैवलर ह्यूएन सांग, ये सारे इसी फेमस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, जो कि डेफिनेटली ये बात को प्रूव करता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी वर्ल्ड फेमस थी। अब अगला सवाल दिमाग में ये आता है कि इतनी इंटेलेक्चुअल यूनिवर्सिटी जहां पर वेल्थ ऑफ नॉलेज था, मतलब जो इस यूनिवर्सिटी पे अपना कंट्रोल पा सकता था उसको दुनिया के नॉलेज का एक्सेस मिल सकता था। सो इस यूनिवर्सिटी को आखिर जलाया क्यों गया? वेल, इसे समझने के लिए हमें साल 1193 में जाना होगा, जब मोहम्मद गौरी ने इंडिया पे कब्जा करने के बाद टर्की से आए अपने जनरल बख्तियार खिलजी को नॉर्थ ईस्ट में एक्सपैंड करने के लिए ऑर्डर्स दे दिए। इन्हीं ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए साल 1200 में बख्तियार खिलजी दिल्ली से वॉर लड़ते हुए बिहार तक पहुंच गए। लेकिन यहीं पर उसे एक ऐसी बीमारी हो गई जो ठीक ही नहीं हो पा रही। उसने अपने सारे हकीम्स के बताए इलाजों को करके देख लिया, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। और अंत में खिलजी को कुछ लोगों ने ये बताया कि अगर उसे वाकई में जान बचानी है तो नालंदा जाकर इलाज करवाना होगा। अब शुरुआत में तो वो इस्लामिक मेडिसिन के अलावा और कुछ भी ट्राई करना नहीं चाहता था, पर जब उसकी कंडीशन और बिगड़ने लगी वो इलाज के लिए फाइनली तैयार हो गया। बट इलाज करने से पहले उसने नालंदा यूनिवर्सिटी के चीफ आयुर्वेदिक स्टडीज के आचार्य राहुल श्रीभद्र जी के सामने एक कंडीशन रखी कि मैं कोई भी दवा नहीं खाऊंगा, मुझे ऐसे ही ठीक करके बताओ। और आचार्य ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और खिलजी को कुरान देकर पढ़ने को कहा। जैसे जैसे कुरान के पेजेस पढ़कर खत्म होते जा रहे थे तब खिलजी भी ठीक होता जा रहा था। तब खिलजी ने आचार्य से पूछा कि आखिरकार ये कैसे हो रहा है, कि कुरान तो मैंने पहले भी पढ़ी थी पर तब ये बदलाव देखने को नहीं मिला। तब आचार्य ने बताया कि उन्होंने उसके कुरान के हर पेज पर ऐसे हर्ब्स के फ्रेग्रेंस डाल दिए हैं जिनके अरोमा को इनहेल करते करते कुरान को पढ़ते पढ़ते खिलजी ठीक होते जा रहे हैं। खिलजी नालंदा के एक आचार्य का इस लेवल का नॉलेज देखकर बिल्कुल शॉक रह गया, मगर अफसोस उसकी जान बचाने के बाद भी खुश होने की बजाय वो नालंदा को जलाकर बैठ गया। दरअसल शॉक होने के साथ साथ खिलजी में कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी डेवलप होनी शुरू हो गई। उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसके हकीम से भी ज्यादा नॉलेज किसी यूनिवर्सिटी में पहले से ही मौजूद है, किसी सिविलाइजेशन में मौजूद है। इसलिए उसने नालंदा को सिर्फ जलाया ही नहीं बल्कि वहां के मंक्स को भी उसने जान से मार दिया, क्योंकि उसे डर था कि जिस धरती पर वो इन्वेजन करने आया है, अगर उनके लोगों के पास इतना नॉलेज है, अगर वो नॉलेज उन्हें मिलता रहेगा तो उस धरती पर वो अपने मकसद को अचीव करने में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। ऐसा बताया जाता है कि जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया था तो उस समय पे वहां पर 90 लाख से भी ज्यादा हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स मौजूद थी, जिसकी वजह से ये आग लगभग 3 महीनों तक लगातार जलती रही। अब आते हैं करंट सिचुएशन पर। अब देखो, जब 19 जून को पीएम मोदी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को इनॉग्रेट किया तब एक्स पर एक ट्रेंड #ब्राह्मण बर्न नालंदा शुरू हो गया था। आई नो, सुनने में बहुत ही वियर्ड, बट ये एक सीरियस एलिगेशन लग रही है, राइट? सो इसके पीछे की कहानी आखिर क्या है? दरअसल 2 टिबेटियन मॉन्क्स हैं, एक तारेनथा और दूसरे सुम्पा खेनपो। इन्होंने अपने अपने बुक में एक कहानी लिखी है जिसके हिसाब से काकुटा सिद्धा नाम के एक मिनिस्टर ने नालंदा यूनिवर्सिटी में मंक्स के लिए एक सेरेमनी रखी थी। इस सेरेमनी में 2 तीर्थिका आए थे। अब सुम्पा के हिसाब से बुद्धिस्ट मंक्स हिंदू ब्राह्मण्स को उस समय इस टर्म से बुलाया करते थे। अब जैसे ही ये तीर्थिका भिक्षा मांगने के लिए आए, उन पर कुछ यंग बुद्धिस्ट मंक्स ने गंदा पानी फेंक दिया और फिर उनके ऊपर कुत्तों को छोड़ दिया। अब इसके बाद दोनों बुक्स बहुत ही अलग अलग स्टोरी बताती। तारानाथ जी की बुक के हिसाब से गुस्से में आके ब्राह्मण साधु सूर्य की तपस्या यानी मेडिटेशन पे बैठ गए। उन्होंने एक यज्ञ किया जिसमें से मैजिकल एशेस निकले, जो उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी के आजू बाजू डाल दिए, जिस वजह से कि यूनिवर्सिटी जलने लगी और जल के राख हो गई। अब देखो, खेनपो जी की बुक में भी सेम स्टोरी है, बस उनके हिसाब से साधु ने कोई यज्ञ नहीं किया, उल्टा इस इंसल्ट के बाद उन्होंने ऑन द स्पॉट यूनिवर्सिटी में आग लगा दिया। अब जरा इस स्टोरी में ब्लाइंडली बिलीव करने से पहले इसके बारे में क्रिटिकली और रैशनली सोचना होगा, कुछ फैक्ट्स पे भी नजर डालनी होगी। चलो नजर डालते हैं कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस पर। ये दोनों मंक्स 16 से 17 सेंचुरी तिब्बतन मंक्स हैं जो कभी इंडिया आए ही नहीं थे। मतलब ये स्टोरी उन मंक्स ने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं की है। नंबर 2, अगर आप देखोगे, इतिहास पढ़ोगे तो नालंदा में कई सारे ब्राह्मण्स भी तो पढ़ा करते थे, तो स्पेसिफिकली उन 2 साधुस को स्पेशली एंट्री क्यों नहीं मिलेगी और सिर्फ उन्हें ही क्यों इंसल्ट किया गया? ये भी ऑब्जर्वेशन काफी डिबेटेबल है। तीसरा और सबसे मेजर सवाल, सिर्फ 2 ही बुक्स में ये स्टोरी क्यों लिखी गई है? वेल, मेरे बहुत ही ढूंढने के बाद फिर भी मुझे सिर्फ 2 ही बुक्स मिले। बाकी के बुक्स या सोर्सेज अगर आपको मिले तो आप जरूर कमेंट में मुझे बताओ। बट अगर आप मेजर सोर्सेज जैसे पर्शियन हिस्टोरियन मिनाज सिराज की बुक तबाकत नसरी की बात करें तो उसमें बख्तियार खिलजी को ही
नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया है। पर खैर, नालंदा जलाने के बाद भी सैकड़ों सालों तक किसी ने इसको रिवाइव करने के बारे में सोचा तक नहीं, अनटिल इस यूनिवर्सिटी के रिवाइवल का थॉट हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी ने 2006 में रखा, जिसके बाद हमारी फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने MEA यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को ये टास्क दिया कि उन सारे साउथ एशियन कंट्रीज जिनके साथ नालंदा के लिंक्स थे, उन सभी को मिलकर इसे रिवाइव करना चाहिए। उसके बाद बिहार गवर्नमेंट ने भी 455 एकर्स का लैंड अलॉट किया और साल 2016 में फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी एंड फाइनली 19 जून 2024 को इंडियन पीएम ने इसे इनॉग्रेट किया। इस इनॉग्रेशन सेरेमनी में 17 देशों के एम्बेसडर्स भी आए हुए, बट देखा जाए तो 2014 से ही नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई और एनरोलमेंट चालू हो चुकी। आखिर ये कैसे? तो देखो, 2014 से जो नालंदा यूनिवर्सिटी का काम अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो बिहार स्टेट गवर्नमेंट ने राजगीर कन्वेंशन सेंटर को क्लासरूम और वहां के एक होटल तथागत को एज अ हॉस्टल लीज पे ले लिया था। तो तब से लेके आज तक नालंदा यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स वहीं पे पढ़ रहे थे। अब अगर आज की बात करें तो प्रेजेंट डे नालंदा यूनिवर्सिटी में अभी भी कुछ कंस्ट्रक्शन के काम चालू हैं, बट करेंटली यहाँ पर 2 एकेडमिक बिल्डिंग्स और टोटल 40 क्लासरूम्स रेडी टू यूज हो गए हैं, जिसमें एक क्लासरूम में 300 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं। नालंदा में ऑलरेडी 20+ कंट्रीज के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जिनके लिए हॉस्टल फैसिलिटीज भी मौजूद हैं। इस पूरे कैंपस को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के विजन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जिसके तहत यहाँ पे 100 एकड़ का मैन मेड वाटर बॉडी, डोमेस्टिक यूज वाटर और ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज मौजूद होंगी और ये 100% सोलर पावर पे चलने वाली यूनिवर्सिटी होगी। इनफैक्ट नालंदा में एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी भी कंस्ट्रक्ट हो रही है विद वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज एंड ऑडिटोरियम। एंड फाइनली आने वाले मार्च 2025 को नालंदा यूनिवर्सिटी फुल फ्लैश्ड ऑपरेशनल हो जाएगी। अब देखो, इंडिया को इससे ना ऐसा फायदा होगा कि मोस्टली नेबरिंग कंट्रीज के स्टूडेंट्स इंडिया आके पढ़ सकेंगे। इससे हमारे रिलेशन उन कंट्रीज के साथ और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि जितने स्टूडेंट्स इंडिया आएंगे उतना ही इंडिया का सॉफ्ट इन्फ्लुएंस पूरे वर्ल्ड में इंपैक्ट करेगा। प्लस इंडिया अपने को पोजीशन कर रहा है एज अ नॉलेज हब एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि एक समय में इंडिया की ये इमेज पूरी दुनिया में हुआ भी करती थी। सो वी आर जस्ट गोइंग बैक टू आवर रूट्स एंड यू नो, भारत को इस समय में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत भी है। और अगर आप भी इंडिया की इस अचीवमेंट से बहुत खुश हैं, तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज तक जरूर पहुंचाइए, ताकि उनको भी इस इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी मिले। और ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन वीडियोस देखने के लिए आप मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।